हाय गाइस, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। उनका गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे हम क्या कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन आंसर्स Sir, कर रहे life हैं। processes, sir, you said that you will continue with circulation. नहीं, अब बच्चे मैं ना आज क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ। शॉर्ट सेशन है, 30 to 40 मिनट का, क्योंकि बच्चों की ना 2 o'clock क्लास भी है आगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा, सिर्फ सर मैक्स। 2 o'clock की क्लास कल होगी ना? हाँ, आपकी वाली जो मेरे साथ है वो होगी। वैसे इनकी इंग्लिश की क्लास है अभी 2 बजे, तो फिर वही है यस इनका, सर। ये खराब हो जाएगा डिस्टर्ब। Yes. तो मैं आपको अभी जो है 30-40 मिनट्स का सेशन है, इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं, मैंने आपको बताया था वो डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सर आप एक बार ये वो नहीं करवाओगे जो आपने लास्ट क्लास में करवाया था भाई? वो मेरे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही करवा दूंगा स्मित। अभी हम करेंगे ना, 24 क्वेश्चंस हैं, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन है, तो जैसे टॉपिक पे जाऊंगा सारा समझा दूंगा मैं। ठीक है बेटा? सर आज इलेक्ट्रिसिटी की क्लास होगी? नहीं, इसकी क्लास है और बच्चों की, तो फिर मैंने उसको कल शिफ्ट कर दिया। मैं कल का टाइम आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो एक बार हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ से बनाया है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये एमटीजी बुक से बनाया है। एमटीजी में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं और साथ में उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ही जगह पे, उसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन दिए होते हैं फिर आंसर्स दिए होते हैं। मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया सारा, और टॉपिक बाय टॉपिक उसको बांट दिया है कि आपको आसानी हो जाए, तो सो दैट कि आपको आंसर्स पढ़ने में बार बार सोचना ना पड़े। तो इसमें क्वेश्चन है और आंसर्स है, ये सारा एमटीजी से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे तो आपको एमटीजी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर 24 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। ठीक है, देर आर टोटल 24 क्वेश्चंस। तो ये 24 के 24 क्वेश्चन हम अभी करेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स के हैं, न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, एक्सक्रीशन का, और सारे टॉपिक बाय टॉपिक बांटे हुए हैं। और हर टॉपिक में से 1 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे बांटा हुआ है, सो दैट कि आपको ईजिली आप उससे कर सको। जो जैसे आपका किसी दिन मन कर रहा है यार मेरे को न्यूट्रिशन ही पढ़ना है, तो उस दिन आप न्यूट्रिशन के क्वेश्चन कर लो। जिस दिन आपका मन कर रहा है रेस्पिरेशन, तो भाई आप अपने काम को छोटा छोटा बांट सकते हो। तो ये बेसिकली इसके पीछे पर्पस है। ठीक है, तो हम इसी को करेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ूंगा या किसी को बोल दूंगा आप में से कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और आंसर पढ़कर मैं आपको समझाता जाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है, सो दैट आपको आपकी मेहनत कम लगे। जब आप इसे लर्न करने बैठोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि यार ये वर्ड नहीं समझ आया, ये वर्ड नहीं समझ आया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको भी समझा दूंगा, सो दैट कि आपका काम बस इतना हो कि इसे लर्न कर लो। ठीक है बच्चे? और फ़ोन बेस्ड है, तो आप अपने फ़ोन में आराम से पढ़ सकते हो। आपको कोई इसके प्रिंट आउट्स की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं उसे, ये बनाया ही इसलिए है कि आप अपना आराम से फ़ोन से रीड कर सको। ठीक है, सो दैट कि आपको प्रिंट आउट्स या वो सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, शुरू करें? तो कौन बच्चा क्वेश्चंस पढ़ेगा? एक एक जिसका मन कर रहा है वो अपना हैंड रेस कर लो। न्यूट्रिशन टॉपिक सारा बस उसको ही पढ़ना होगा, सारे क्वेश्चंस को, और आंसर्स मैं पढ़ूंगा। जिस बच्चे का मन है वो बता दो, या मैं अपनी तरफ से चूज करूँ। चलो ओके, इश्मीत यू स्टार्ट। तो इश्मीत हमारे लिए सारे क्वेश्चंस पढ़ेगी फॉर न्यूट्रिशन, और फिर उसके बाद मैं आंसर समझाता जाऊंगा। यस इश्मीत, शुरू करो बच्चे। Question 1. Name the green dot-like structures in some cells observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. What is the green color due to? ओके, तो वो कह रहे हैं नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट। मैंने जब एक लीफ पील ली उसने, उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और उसने उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो उसको कुछ ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। तो ये पूछ रहा है कि ये ग्रीन कलर क्यों है, वो जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स थे उनका ग्रीन कलर क्यों है। तो हमें इसका आंसर देना है। तो आंसर है द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द सर प्रेजेंस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो ग्रीन कलर है लीव्स का प्लांट की, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेलीज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो कह रहा है जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो एक प्लास्टिड की वजह से होता है। एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, उस सेल ऑर्गेनेली का नाम होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। उसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर कंटेन क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम? क्लोरोफिल।
तो बच्चे ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेलीज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर क्यों होता है, अगर सिंपल वर्ड में आंसर देना है क्लोरोफिल के। अब यहाँ से कीवर्ड पहचानते जाओ। कीवर्ड क्या है कि इतनी बड़ी भाषा जो लिखी हुई है इसके अंदर बड़े सारे सेंटेंसेस है, लेकिन आपको सारे सेंटेंसेस लर्न नहीं करने। यहाँ पर दो मेजर वर्ड्स हैं। एक वर्ड आ रहा है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। बस ये मैंने यहाँ पर बनाकर लिख लिया। अब जब भी मुझे आंसर पढ़ना है मुझे पता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, दो वर्ड्स मेरे को याद रखने हैं बस, और सारी बातें भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आधे से ज्यादा सामान तो क्वेश्चन से ही लेना है। उसके बाद जो दो कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोरोप्लास्ट और वो क्या है, दैट इज योर क्लोरोफिल है। ठीक है बच्चे, तो ऑर्गेनेली कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। बस यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में 2-4 बच्चों के क्वेश्चन आए थे। बच्चे मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मैं आपको पर्सनली भेजूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये स्पेशली आप लोगों के लिए बने हैं, तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को देना चाहता हूँ और किसी से मैं शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सिर्फ आप तो सर ये लोगों, प्राइवेटली सेंड करोगे? हाँ मैं प्राइवेटली सेंड करूंगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए और किसी के लिए सर नहीं। अभी कर सकते हो तो कर रहे हो कि फिर मैं हाँ डॉक्यूमेंट खोल लूंगा। क्या कह रहे हो, अभी अभी यस अभी भेज दूं? अच्छा रुको, यस और सर। जिसको चाहिए अभी चाहिए तो मुझे एक बार हाई का मैसेज भेज दो, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे हाई भेज दो, मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। तो जिसको आप ग्रुप पे भेज दो। मैं ग्रुप पे नहीं भेज रहा रिया, क्योंकि उसमें ना और भी बच्चे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, थोड़ा आपको ठीक है सर। वो दे रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसे, Importance. हाँ डॉक्यूमेंट। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपकी सर्विस के लिए ये। ठीक है, सर रुको मैंने भेज दिया है। भेज रहा हूँ मैं, 1 मिनट। सर मैंने भी हाय भेज दिया। ठीक है, मैं जस्ट आई एम सेंडिंग इट। सर ये यू ग्रुप पे नहीं है? ये बच्चे मतलब उस पे भी है, लेकिन वही है कि उसमें भी प्राइवेटली ही जाएगा। अच्छा सर, जैसे सबके लिए नहीं है यू ग्रुप पे भी? हाँ सबके लिए नहीं है वो फ्री स्टडी मटेरियल में नहीं है ये। ये सीक्रेट है। हाँ ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टाइम लगा है मेरा, तो फिर मैं क्यों किसी और के साथ शेयर करूँ, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही शेयर करूँगा ना। मैंने भेज दिया जिन जिन्होंने हाई भेजा था। ठीक है, उन सबको मैंने सेंड कर दिया, और जिसको चाहिए होगा बस मुझे हाई भेज देना, मैं भेज दूंगा। ओके गाइस, तो बच्चे यहाँ पर समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट और क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट, ओ सॉरी इश्मीत आप बच्चे क्वेश्चन Next, पढ़ो, सॉरी। where does digestion of fats take place in a body? हाँ, तो डाइजेशन ऑफ फैट्स कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। क्यों कंफ्यूजिंग हो सकता है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये है बच्चे, दैट इज योर, कि सपोज करो हाँ जी वंश बोलो बोलो, आप अपना क्वेश्चन बोलो जल्दी से। सर जैसे यही वाला क्वेश्चन था कि जैसे सर ये फैट्स क्या होता है, फैट्स के डाइजेशन में? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पर ये है कि डाइजेशन ऑफ फैट्स में बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसकी हेल्प कौन करता है, लिवर करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूसेस मदद करते हैं, लेकिन पेंक्रियाज और लिवर के अंदर डाइजेशन नहीं होता। वो बस सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स हैं जो केमिकल्स को रिलीज करते हैं। अल्टीमेट डाइजेशन जो होता है फैट्स का वो आपका कहाँ पर हो रहा है, दैट इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्टमक के अंदर 3 चीजें होती थी, HCl, पेप्सिन और क्या, म्यूकस। तो वहां पर भी डाइजेशन नहीं होता फैट्स का, वहां प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है। जो अल्टीमेट डाइजेशन प्रोसेस जो होगा आपका फैट्स का वो कहां पर होगा, दैट इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसकी हेल्प करेंगे लिवर से आने वाला केमिकल और साथ में कहां से, पैंक्रियास से आने वाला केमिकल, ये उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
प्लीज रीड आउट द Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। How do autotrophs obtain CO2 and N2 to make their food? ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ट्रॉफ्स मतलब ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब खुद ही that का is, खाना खुद ही हाँ, बनाते जो हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सीधा एटमॉस्फेरिक एयर से ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। तो सिंपल आंसर क्या है? CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो अपने कीवर्ड्स बनाते जाओ आंसर्स के अंदर भी, और आंसर को छोटा कर दो, उसके भी कीवर्ड बना लो। जितना ज्यादा आप, जैसे मान लो ये आपको डॉक्यूमेंट दिया अपना, उसी में जैसे कोई भी पेन टैबलेट है या कुछ है, उसमें उसमें अपना कीवर्ड बना के रख लिया, भाई कीवर्ड क्या है? CO2 एटमॉस्फेयर। अब N2 कहाँ से मिलेगी? N2 चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए। ये कहाँ से फॉर्म होती है? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कहाँ से मिलती है अल्टीमेटली? नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन लेते हैं कहाँ से बच्चे? सॉइल से। और ये उनकी रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाने में काम आती है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और नाइट्रोजन किस में मदद करती है? प्रोटीन्स बनाने के काम आती है। तो दिस इज हाउ द ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन CO2 एंड N2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एक तो एटमॉस्फेयर से CO2, और N2 कहाँ से लेते हैं बच्चे? सॉइल से, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन थे, और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। बच्चे पढ़ो क्वेश्चन एक बार। Yes, sir. Explain the process of digestion of food in mouth, small stomach, and small intestine in human body. बिल्कुल, तो इसमें आपको क्या करना है? पूरा प्रोसेस समझाना है, माउथ में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। जब कोई बच्चा ये पूरा का पूरा आंसर लर्न कर लेगा, तो अगर बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो आराम से इसको आंसर दे सकता है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी बड़े सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे? जो बच्चे को ये लर्न हो जाएगा, वो आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। तो सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे शुरू होता है, क्या माउथ में होता है? तो जब आपका डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ में शुरू हो जाता है, वंस यू पुट इन द फूड इन योर माउथ, दैट इज इंजेशन। जैसे आप इंजेशन करते हो, माउथ में खाना जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे होता है? तो फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। प्री मोलर्स और मोलर्स क्या होते हैं? ये आपके जो टीथ्स होते हैं ना, इनके दो वर्जन्स होते हैं, एक को बोलते हैं प्री मोलर्स और एक को बोलते हैं मोलर्स, इसलिए यहाँ पर प्री मोलर्स और मोलर्स लिखा हुआ। अगर आप प्री मोलर्स और मोलर्स नहीं भी लिखना चाहते, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपका नहीं मन तो आप नहीं भी लिख सकते। बेसिकली ये क्या करते हैं? विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो मैंने आपको दो डाइजेशन बताई थी, एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन आपके माउथ में कौन करता है? टीथ्स करते हैं, और टीथ्स में दो वर्जन्स होते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सो दैट सलाइवरी अमाइलेज आराम से जाके एक्ट कर सके। देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा खाने का, सलाइवरी अमाइलेज उतना ज्यादा उस खाने के हर एक मॉलिक्यूल में फैलेगा, तो डाइजेशन प्रोसेस उतना ज्यादा स्मूथ हो जाता है। सेकेंड, फूड इज मिक्सड विद सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स, ऑब्वियसली देयर आर स्मॉल ऑर्गन्स विच, जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल रिलीज करते हैं, और ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलिसिस अबाउट 30 to 40% ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज एट pH 6.8, स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज pH 6.8, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। तो ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज ये सिर्फ नाम है, आप स्टार्च को शुगर भी लिख सकते हो। अगर आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो कि सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ पर इजी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और हम डिफिकल्ट लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज मैंने आपको जो बताई वो आप लिख सकते हो। डिफिकल्ट लैंग्वेज थोड़ा आपका मन कर रहा है, आपका लर्निंग पावर तेज है, आपको लगता है यार मैं कर सकता हूँ, तो आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो, विच एवर यू फील लाइक, ठीक है। दोनों आंसर्स बिल्कुल सही माने जाते हैं। जो लैंग्वेज मैं आपको बता के आया हूँ वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, सो दैट कि हर बच्चा लिख सके। और ये लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका लर्निंग पावर थोड़ा तेज होता है, जो मतलब रट्टा मार सकते हैं, तो उनके लिए ये लैंग्वेज सही रहती है। लेकिन जो नहीं मार सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसान भाषा यूज कर लो, बात एक ही है, ठीक है। हमें बस अपनी बात को समझाना है दूसरे को।
अब वो हम आसान भाषा में भी समझा सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके भी समझा सकते हैं, ठीक है। यस फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्टमक। स्टमक में जब खाना जाता है तो फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस। मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ठीक है। इसमें रेनिन एंड अ वीक लाइपेज एंजाइम भी लिखा हुआ है। इट इज़ योर चॉइस वेदर टू राइट इट डाउन और नॉट। ये एक्स्ट्रा है सो दैट कि अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेजर 3 आपको याद रखने हैं, म्यूकस, पेप्सिन और क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Mucus lubricates the food and protects the inner lining of the stomach from the action of acid. तो म्यूकस का क्या काम होता है, अगर सपोज करो एसिड ज्यादा रिलीज हो गया है तो आपकी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो ये चीज म्यूकस करता है। तो हम इसको यहाँ पर इसलिए हमने लिखा इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। नाउ यस बोलो बेटा। सर जैसे अल्सर्स होते हैं, तो सर जैसे अल्सर्स तो कहते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ओवरफ्लो कर जाता है एसिड तो होते हैं, तो सर म्यूकस वो नहीं रोकता, मतलब एंट्रेंस में नहीं होता। वो वहां पे नहीं रोक सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो 2 टाइप के अल्सर्स होते हैं, एक पेप्टिक अल्सर भी होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपके स्टमक को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो यस उससे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो तभी जा सकता है कि अगर बाइल जूस काम ना कर रहा हो, क्योंकि बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, समझ रहे हो बात को। तो अगर बाइल जूस वर्क नहीं करेगा तो हाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड जा सकता है, लेकिन बाइल जूस पहले ही बेसिक मीडियम क्रिएट कर देता है सो दैट कि ये पैंक्रियाज वर्क कर सके, ठीक है बच्चे। सर नाउ तो क्वेश्चन होता है कि हमारे हमारे जो स्टमक एक होता है तो वो कहाँ पर होता है सर, कहाँ पर होता है मोस्ट प्रोबेबली? मोस्ट प्रोबेबली जो आपका स्टमक एक होता है दोस्त, वो जो आपका ये क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टमक एक होता है, वो बेसिकली आपकी स्टमक में ही होता है, ठीक है। तो जब अगर अगर एसिड ज़्यादा रिलीज हो गया और वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा तो उस वजह से आपको एसिडिटी फील होने लग जाती है। फिर उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हो जो बेसिक होती है। जो बेसिक चीज़ होती है वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। तो ये इनो, ये क्या है, ये बेसिक सोल्यूशंस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। इनो खा लिया या कोई कोई बेकिंग सोडा भी खा लेता है, तो ये सारे जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में जाओगे ना, आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। फिर आपका वो जो डाउट आता है ना एसिड और बेस को लेकर, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने हाइड्रोक्लोरिक जो सोल्यूशन होता है उसको एसिड क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है। वो अभी आप नेक्स्ट जब सेकंड चैप्टर करेंगे इसके बाद हम कोशिश करेंगे वही करें, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इन स्टमक, ठीक है, kills the bacteria present in the food and provides acidic medium of gastric juice so that पेप्सिन गेट्स एक्टिव फॉर प्रोटीन डाइजेशन। यही मैंने आपको बताया था, HCl के 2 काम होते हैं, पहला एक तो बैक्टीरिया को मारता है खाने के साथ, और दूसरा काम क्या होता है, दैट इज योर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट पेप्सिन जो है वो अपना काम कर सके फॉर द सो दैट पेप्सिन काम कर सके डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। पेप्सिन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स इनटू पेप्टियोस एंड पेप्टोन्स। आप इसमें पेप्टियोस की जगह पे पेप्टोन्स भी लिख सकते हो, ठीक है, एक वर्ड भी चलेगा। While gastric lipase enzymes hydrolysis small amounts of fats into fatty acids and glycerol, curdling of milk is done by the enzyme renin, which increases the period of action of pepsin on milk proteins. तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप अगर पेप्सिन तक लिख दोगे ना, पेप्टोन्स तक, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जिस बच्चे का मन कर रहा है एक्स्ट्रा लिखने का वो लिख सकता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या करता है और साथ में कडलिंग ऑफ मिल्क ये रेनिन क्या करता है। तो ये जो लाइपेज और साथ में रेनिन है, दीज आर एक्स्ट्रा। तो इफ यू वांट टू राइट इट्स कंप्लीटली ऑन यू, ठीक है। कोई अगर आप नहीं भी लिखोगे कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड इज मिक्सड विथ 3 डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जूस ऑफ लिवर, पैंक्रियाटिक जूस ऑफ पैंक्रियाज, इंटेस्टिनल जूस ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। देखो बच्चे, लिवर से बाइल जूस आ रहा है उसके साथ मिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं उसके साथ मिक्स होता है, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी अपने टाइप के केमिकल्स को रिलीज करती है जिसको इंटेस्टिनल जूसेस कहते हैं, उसके साथ भी मिक्स होता है। तीनों के साथ खाना क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब एक एक करके हम बताएंगे बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस का क्या फंक्शन होता है, इंटेस्टिनल जूसेस का क्या फंक्शन होता है। पहला, बाइल जूस
न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एंड प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम एंड इमल्सिफाइज द फैट। ठीक है, तो बेसिकली क्या काम करता है, एक तो जो भी खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में है, उसके लिए बेसिक मीडियम क्रिएट करता है, और साथ में जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर इमल्सिफिकेशन। फिर पेंक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक, ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करता है, फिर सिमिलरली लाइपेज जो है फैट्स पे एक्ट करता है, और अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है। तो यही लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ोगे तो which digest the peptones, starch and fats into peptides, maltase and isomaltase and fatty acids। तो वो कन्वर्जन बता रहा है किसका, कि भाई जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टाइड्स में, फिर उसके बाद जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, माल्टोस और आइसोमाल्टोस में। ठीक है, हम इसमें सिंपल, मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया था, इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने आपको सिंपल बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज होंगे, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होंगे, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में चेंज होंगे। आप अगर ये तीनों लिखोगे तो वो भी बात सही है, यही सेम चीज वो बता रहा है कि पैंक्रियाटिक जूसेस, और अल्टीमेटली हमारे को ना लास्ट स्टेज लिखनी होती है, ये तो मिडिल स्टेज भी बता रहा है, हमारे को बिल्कुल लास्ट स्टेज लिखनी है, जब बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टिनल जूसेस सब एक्ट करेंगे, तीनों एक्ट करेंगे, तो अल्टीमेट कन्वर्जन क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट जो खाने में प्रेजेंट था वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, फैट्स जो प्रेजेंट था वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे, और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। ये तीन चेंजेस आपके यहाँ पर होंगे। उसके बाद आप देखो फैट्स, lipase, fatty acids, glycerol. Intestinal juices also contains number of enzymes like amino peptidase, intestinal amylase, maltase, isomaltase and lipase. You don't have to learn them. Intestinal juices कोई नहीं पूछता, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पर आपका डाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट हो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ बच्चे एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर का थ्रू द विलाई, और कोई काम नहीं होता उसके अंदर। तो सर फिर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं आता। क्वेश्चन ये था ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ तीन में बताओ, स्टमक, स्मॉल Okay, sir. इंटेस्टाइन, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन ने लिखा। ठीक है, ओके बच्चे की क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. List the three events that occurred during the process of photosynthesis. Explain the role of stomach, the stomata in this process. Describe an experiment to show that sunlight is essential for photosynthesis. तो बेसिकली ये वो पूछ रहा है इस वाले जो पर्टिकुलर उसमें जिसके क्वेश्चन थे ना माइंड में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। और दूसरी चीज ये थी कि इसके अंदर वही बता रहा है जो हमने वो करा था ना, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी को पूरा तरह से समझा रहा है। ठीक है, तो देखो, 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को। इट टेक्स प्लेस इन ग्राना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक रीजन होता है जिसको ग्राना कहते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इज ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब होता है उसके साथ वाले और पिगमेंट्स, उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहे हैं जब क्लोरोफिल में लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल एक्साइट होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। फिर ये क्या होता है, सेकंड प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिन आर चैनल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो भी सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बच्चे क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा। अगर आप ये नहीं लिखोगे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है, जरूरी नहीं है लिखना पेपर के अंदर। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट 3 फंक्शंस। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब जो
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो एनर्जी बनती है हमारे अंदर उसको बोलते हैं। फोटोलिसिस सर ऑफ फुल वाटर, फॉर्म क्या होता है एटीपी का? एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का सर ये मतलब है, पूछेंगे तो नहीं ना फुल फॉर्म नहीं सुबह? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब यहाँ पर होता है दैट इज वाटर को ब्रेक डाउन करने को फोटोलिसिस कहते हैं, क्योंकि आपने सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, फिर वाटर को तोड़ा, तो इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ NADPH दैट इज रिड्यूस निकटोमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज इट, हमें बस इतना ही लिखना है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपके पढ़ने के लिए है, यू डोंट हैव टू राइट इन द एग्जाम, जस्ट इसको पढ़ लेना कि मान लो बीच में से कोई क्वेश्चन बन गया, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ उसके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। फिर लास्ट पे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सब नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है कि यार वो आपने सुना होगा एक प्लांट होता है, ठीक है, उसको आप कवर कर दो किसी चीज़ से, फिर वहाँ एक होल कर दो जहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो प्लांट है वो उस तरफ दैट इज योर ग्रो करने लग गया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इसमें भी आंसर है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। टेक अ पॉटेड प्लांट, सर इसका लॉजिक क्या होता है क्योंकि जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ ही देखो ग्रो होगा? क्योंकि बच्चे मेन रीजन ये है, क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसको सनलाइट चाहिए। अब जब तक उस पे पास सनलाइट नहीं पहुंचेगी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म होगी। तो प्लांट्स इसलिए अपनी मूवमेंट जो होती है, इस मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लाइट की तरफ वो अपनी मूवमेंट रखते हैं सो दैट उनके पास मैक्सिमम लाइट आ सके। जब उनके पास मैक्सिमम सनलाइट आएगी तो क्लोरोफिल क्या करेगा, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद सनलाइट जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, फिर वाटर टूटेगा, फिर अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो दिस इज होल प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट्स नीड्स अ सनलाइट। और यहाँ पर वही समझाया है कि कैसे सनलाइट चाहिए होती है उस पूरे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, क्लियर। यस सर। चले आगे, देखो यस सर। इसको एक बार इसे पढ़ना, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये नोट्स में भी था सारा का सारा, अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें समझाने वाला है नहीं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पे आ जाओ, सर लास्ट। डाउट था हाँ बोलो बोलो। सर, सर जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और जैसे सर आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा टेक प्लेस कर रहे हैं, तो सर क्या प्लांट्स के पास रियलिटी में इतना सफिशिएंट होता होगा कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके? हाँ इतना कर लेते हैं, ये ना इसको इसको ना 10% एनर्जी रूल कहते हैं। तो होता क्या है कि जो प्लांट्स है ना वो सनलाइट जो होती है उसका सिर्फ 1% ही दैट इज एब्जॉर्ब करते हैं, 99% जो होती है सनलाइट जो प्लांट्स पे पड़ती है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते, उसी 1% को यूज करते हैं। तो प्लांट को ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती, दे नीड ओनली 1%, जितनी भी सनलाइट पड़ रही है ना उसका सिर्फ और सिर्फ 1% चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज दे डोंट नीड दैट मच एनर्जी। क्लियर बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Yes, sir. Draw a diagram of human alimentary canal and label on it esophagus, gallbladder, liver, and pancreas. B. Explain the statement bile does not contain any enzyme, but it is essential for digestion. Sorry. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, डायग्राम तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म आपके पास है। गॉल ब्लैडर आपको पता है लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पर दैट इज बाइल जूस स्टोर्ड होता है। लिवर भी यू नो, ईसोफेगस जो होता है फूड कैनाल होती है जो खाने को ऊपर से नीचे लेकर जाती है। स्टमक यू नो, स्मॉल इंटेस्टाइन यू, पेंक्रियाज यू नो कहाँ पर होता है, मैंने सारा आपको विजुअलाइज करवाया था। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है लेकिन वो